कुछ प्रॉब्लम ही आ रही है फिर से। Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on geotechnology. Today I will take some stability of slopes topics and some topic from Unit 2, cofferdams and raised cuts. This is my lecture number 21 about this particular subject. So you can refer this lecture after completing all above 20 lectures. Okay. Okay, so today I will start with cofferdams. जैसे कि हमने
पढ़ा कि कॉफर डैम्स क्या होते हैं. कॉफर डैम इज अ स्ट्रक्चर दैट रिटेन वाटर इन सॉइल दैट अलाउज द enclosed area to be pumped out and excavated dry. ठीक है. कॉफर डैम वो स्ट्रक्चर होता है जो सॉइल मास को रिटेन्ड करके रखता है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे पानी की एंट्री या प्रिवेंशन को एनी हाउ रोक के रखता है. That allows the enclosed area to be pumped out and excavated dry. Okay. Coffer dams are commonly used for construction of bridge piers and other supporting structure built within water. आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहां पे पानी पेनिट्रेट बहुत ज्यादा होगा, पानी बहुत ज्यादा एंटर होगा, वहां पे आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना होता है? कॉफर डैम्स. कॉफर डैम वॉल आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम शीट पाइल्स. अब जो कॉफर डैम्स होते हैं वो शीट पाइल वॉल्स के ही बनाते हैं. शीट पाइल वॉल के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेलिंग दी है, आप प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़िए कि शीट पाइल जो वॉल्स होती है उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उनकी ड्रेज लाइन कितनी देनी है, किस मटेरियल की बनानी है. तो नंबर ऑफ शीट पाइल को आप यूज करके उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करेंगे, वो आपका कॉफर डैम होता है. इसमें जो सेलुलर टाइप का कॉफर डैम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका जो शेप है, कैसे हम इसको देते हैं. ठीक है. अब आप अगर शीट पाइल वॉल्स बनाएंगे तो आप उसमें ब्रेस्ड कट, ब्रेस्ड एक्सकेवेशन या पूरी वो सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अगर हम इसके टाइप्स पे जाते हैं तो आप ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, ये इन्होंने सेल्युलर कॉफर डैम को बनाया हुआ है. ये शीट पाइल्स हैं, जो नंबर ऑफ शीट पाइल्स हैं, दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. एंड इस एरिया को आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है. अब देखिए इसको आपने कवर किया, लेकिन इसके बाद भी इसमें पानी की एंट्री हो गई, तो इस पानी को बाद में हम पंप आउट कर देते हैं. तो मतलब आप पानी पेनिट्रेट करता है कितना भी आप रोके, लेकिन फिर भी इसमें पानी का एंट्रेंस हो जाता है. तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्युलर कॉफर डैम वी हैव टू पंप आउट द वाटर. अब जो कॉफर डैम्स है उनके टाइप भी आप देख सकते हैं. ब्रेस्ड कॉफर डैम, they are formed from a single wall of sheet pile that is driven into the ground to form a box. ठीक है. Around the excavation, the sheet pile are then braced on the inside and interior is dewatered. It is primarily used for bridge piers in shallow water up to 35 feet. इसके बाद होता है सेल्युलर टाइप कॉफर डैम्स. Cellular coffer dams are used only in those circumstances where the excavation size precludes the use of cross-excavation bracing. In this case, coffer dam must be stable by virtue of its own resistance to the lateral forces. Okay. इसके बाद आता है डबल वॉल शीट पाइल कॉफर डैम्स. ये आप दोबारा से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दे आर कॉफर डैम कंप्राइजिंग टू पैरेलल rows of sheet piles, two parallel rows of sheet piles. डबल वॉल बनानी है आपने, एक बार शीट पाइल से आपने बनाया, उसको डबल कर दिया आपने. ठीक है. टू पैरेलल शीट वॉल्स driven into the ground and connected together by a system of tie rods. इसमें tie rods का आप यूज करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, मतलब आप टाई अप करने के लिए समझ लीजिए, जिस ब्रेसिंग का यूज कर रहे हैं वो टाई रॉड्स हैं. The space between the walls is generally filled with granular material. अब जो आपने टाई अप किया, इसके बाद भी जो स्पेस है टाई रॉड्स और शीट पाइल के बीच का, उसको आप किसी भी मटेरियल से फिल कर देते हैं with granular material such as sand, gravel and broken rock. ठीक है. तो ये कॉफर डैम्स इतना इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स का 100% आपका एग्जाम में आएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है.
इसको मतलब आप डिजायरेबल शेप के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसा शेप उस पर्टिकुलर साइट के लिए रिक्वायर्ड है. अ कॉफर डैम कैन इन essence be constructed in almost any desirable shape. However, for practical and reason of economy, most cofferdams are either rectangular, circular, ठीक है. In general, circular cofferdams often the advantage is that they provide more open excavation over the entire plain area when bracing is provided solely by ring beams. Okay. However, installation of sheet pile is circular cofferdam requires strictly construction control. Rectangular cofferdams are similar to construct but typically require more and complex internal bracing. इसके बाद कॉफर डैम के बाद एक और टॉपिक है जो मुझे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बताना है. बल्क हेड, एंकर्ड बल्क हेड क्या है आपका. ओके, देखिए, if tie rod or anchor rod are anchored close to upper end of the sheet pile wall, the sheet pile walls are called bulkhead और anchor sheet pile walls. आपने शीट पाइलिंग की है, अगर अपर सरफेस पे ड्रेज लाइन के नीचे का पोर्शन तो अलग है, आपने ऊपर उसको टाई रॉड से टाई अप कर दिया है, तो वो आपका एंकर्ड बल्कहेड होता है. ठीक है, इसकी भी थ्योरी आप पूरी नोट करेंगे, एग्जाम में आती है. द टाई एंड एंकर रॉड आर ब्रिड इन द बैकफिल एट द कंसीडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द बैक ऑफ द वॉल. द टाइज और एंकल रॉड रिड्यूस द लेटरल डिफ्लेक्शन. इससे क्या होता है, हम क्यों करते हैं एंकर्ड बल्कहेड, क्यों करते हैं हम लोग इसकी शीट पाइल वॉल को टाई अप अपर सरफेस से, जिससे कि उसमें उस पर्टिकुलर शीट पाइल में डिफ्लेक्शन ना हो, और डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो उसमें फेलियर नहीं होगा, तो हमें उसको प्रिवेंट करना होता है. और बेंडिंग मोमेंट उससे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम हो जाती है, और वो स्टेबल रहती है आपकी शीट पाइल वॉल. दैट इज व्हाई उस फॉर्म ऑफ शीट पाइल को हम लोग एंकर बनते हैं. हाउ एंकर्ड bulkhead डिटरमाइंड. दो मेथड होते हैं इसके, फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड एंड फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड. एक होता है फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड एंड एक होता है फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड. फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड, ठीक है, इसका जो थ्योरी है, इन फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड एंड रेसिस्ट द वॉल. इसमें क्या होता है, जितनी आपने डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मतलब ड्रेज लाइन जिस डेप्थ तक दी है वो सफिशिएंट नहीं, ठीक है, उस शीट पाइल को स्टेबल रखने के लिए. द वॉल इज एज्यूम्ड टू बी फ्रीली सपोर्टेड बाय टाई रॉड्स एट द टॉप. जब आप टॉप पे उसको सपोर्ट दे देंगे तो क्या होता है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर तो जो सॉइल प्रेशर है वो लगा रही है, पैसिव अर्थ प्रेशर भी बॉटम पे इंक्रीज हो जाता है, और वो फोर्स इतना रेसिस्ट करता है कि डिफ्लेक्टेड शेप जो होता है उसका डिफ्लेक्शन मतलब कम होगा. डिफ्लेक्टेड शेप, डिफ्लेक्शन होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल एज वेल एज द डिफ्लेक्टेड शेप वॉल shown in this figure. इसका मतलब ये हुआ कि मतलब डिफ्लेक्शन कम होगा एज कंपेयर टू. इसके लिए आप ये फिगर देखेंगे, ये शीट पाइल वॉल है, ठीक है,
ये आपने टाई रॉड से टाई अप किया है, जिसमें जो टी लग रहा है वो टी है आपका, ये मतलब जो टुवर्ड्स यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा, तो यहाँ से एक्टिव अर्थ प्रेशर पीए लगेगा, और इस तो पीए क्या रिस्पॉन्स होगा उसका, कि ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो पीपी इतना होना चाहिए कि ये डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, ये पैसिव जोन है, ये एक्टिव जोन होता है। तो ये आपका पूरा फिगर हो गया, पीए और पीपी इस तरीके से ये एक्ट होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए टी क्या है, टेंशन इन द टाई रॉड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, डी क्या है आपका, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बिलो द ड्रेज लाइन। पी एक्टिव अर्थ प्रेशर जो वॉल पे लग रहा है, और पीपी पैसिव अर्थ प्रेशर है, जिसकी वैल्यू हम मोबिलाइज रेजिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब उसको भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हुए पीपी बाई एफ लिया है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे आप डी को। कैसे, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डी इज फाउंड बाय टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स अबाउट द लाइन ऑफ एक्शन टाई रॉड। टाई रॉड लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट मोमेंट को आप निकालेंगे। तो ये इक्वेशन आपने वहां से लिखी है। देखिए पीए एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव हमेशा 2/3 पे एक्ट करता है आपका एच प्लस डी पे। एच कितना है, डी आपकी ये डेप्थ है, एच ऊपर की डेप्थ है, टाई रॉड के अबाउट ले रहे हो तो एच प्लस डी 2/3 पे एक्ट कर रहा होगा ये। ठीक है, माइनस पैसिव वाला लिया आपने। ठीक है, पैसिव इंटू डिस्टेंस, एक्टिव इंटू डिस्टेंस, तो ये आपका है टाई रॉड के अलॉन्ग जो आपका टीए लग रहा है, तो ये ए है। ए मैं आपको बताती हूँ, ए जो है आपका ये फ्री सरफेस से टीए तक की डिस्टेंस है। तो आपको माइनस ए इसीलिए किया है कि फोर्स आपका नीचे एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस माइनस ए। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस माइनस ए, क्योंकि ए क्या है आपकी, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मूवमेंट करते हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इसका, ये भी मैंने आपको बताया कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, और इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड। इसमें क्या होता है, इन फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज एडिक्वेट एंड सॉइल बिलो द ड्रेज लाइन प्रोवाइड्स द कंसीडरेबल एनकरेज। The wall acts as a propped cantilever beam and cannot rotate freely at its lower end.
इसमें आपका अगर फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड का फिगर देखेंगे तो ये है आपका, ठीक है, फिक्स्ड का। मैं आपको फिक्स्ड का भी शो करूंगी। फिक्स्ड में ये होता है कि लोअर एंड पे भी फिक्स्ड रहता है, जैसे इसमें टाई रॉड से हमने ऊपर फिक्स किया है, इसमें लोअर एंड पे भी आप फिक्स करते हो, और किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन या रोटेशन या किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टा फ्रैक्चर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे फिक्स्ड है ऊपर भी फिक्स्ड है तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो अलग तरीके से फॉर्म होगा। तो आपको ये दो मेथड होते हैं इसको एनालाइज करने के लिए, शीट पाइल स्टेबिलिटी ऑफ वॉल्स, ठीक है। इसके बाद गाइस ये जो फिगर है ये है डायाफ्रेम टाइप ऑफ कॉपर डैम्स, ठीक है। इसका शेप इस तरीके से होता है, ये वर्किंग एरिया है, इस तरीके से ये शीट पाइल्स कनेक्टेड होती हैं, और ये आपका वर्किंग एरिया और ये आपका डायाफ्रेम टाइप कॉपर डैम्स। इन फिगर्स को भी आप साथ ही साथ बनाते चले। इसके बाद ये फिगर जो आपका है वो सर्कुलर टाइप का कॉपर डैम है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसका भी आप फिगर बना लीजिए, जितने फिगर मैंने आपको बनाए हैं हमेशा एग्जाम में आते हैं, मतलब शेप के बेसिस पे आपने इनके कॉपर डैम्स के शेप को डिफाइन किया है, आप इस तरीके से पूरी साइड को कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर साइट आपकी एक इरेगुलर शेप में है तो। आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं, ये आपकी शीट पाइल वॉल है, ये एंकर्ड प्लेट से या टाई रॉड से ये टाई अप होता है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ऊपर का ग्राउंड लेवल, दो डिफरेंट लेवल्स के बीच में बनी है। ये आपके ड्रेज डेप्थ है, ठीक है। तो ये आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स है, फ्लेक्सिबल शीट पाइल वॉल है यार। आप बहुत सारे इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ से आप फिक्स्ड का और फ्री का फिगर दोबारा से बना लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया था, ये डी डेप्थ है, एच हाइट, इसका प्रेशर डायग्राम अगर हम देखें तो एक्टिव प्रेशर लग रहा है तो यहाँ ट्राइंगल होगा, यहाँ पैसिव लग रहा है तो ये यहाँ ट्राइंगल होगा। ये समझ में आता है? एक्टिव तो पूरी डेप्थ पे लगेगा क्योंकि इतना सॉइल मास रिटेन कर रखा है अपना, और यहाँ पे ये पैसिव लगेगा ड्रेज लाइन के नीचे। तो इसका अर्थ प्रेशर डायग्राम ऐसे फॉर्म होगा, के गामा एच, एच प्लस डी, और के पी गामा डी, ठीक है। अब जो फिक्स्ड का जो पार्ट बचा हुआ था वो आप यहाँ से देखते हैं, ये फ्री का है। फिक्स्ड में क्या है, एन एंकर्ड शीट पाइल इज सेड टू हैव फ्री अर्थ सपोर्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट इज लार्ज एंड द बॉटम टिप ऑफ द पाइल इज फिक्स्ड अगेंस्ट द रोटेशन। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना होगा कि बॉटम पे इसका कोई भी रोटेशन नहीं होता है। देयर इज चांस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाइल एंड hence inflection point occurs. It is assumed that the base of pile is relatively fixed, so there is a point of contrafracture above the toe of the pile. Passive resistance is mobilized on both the faces. The lateral pressure increase linearly with the depth. इसमें आप lateral pressure जो होता है ना, देखिए linearly increase होता है, और bottom पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ऐसा ही आपका fixed में होगा, आप fixed के लिए देखें फिगर, ये यहाँ fixed है तो इसका ये डिफ्लेक्शन वाला जो शेप है वो चेंज होता है, ठीक है। द लेटर प्रेशर इंक्रीज लिनियरली विद डेप्थ, और लास्ट है आपका नो वॉल फ्रिक्शन। इसके बाद दोनों में कंपैरिजन भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। Comparison between both, the free earth support method gives a pressure distribution that would apply when wall is on point of failure.
बाय रोटेशन अबाउट द एंकर। ठीक है। और फिक्स्ड में क्या होता है? The fixed earth support method is unlikely to represent the true loading at any stage. लोडिंग ही इसमें ट्रू पता नहीं चलेगी, उसमें तो क्या है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख के आप समझ लेंगे क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है। या फिक्स्ड है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका शो नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लोडिंग ट्रू लोडिंग का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। दिस इज अ क्वाइट रिवीजन टाइप, सो आई एम जस्ट आप फ्री और फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड को कैसे भी सॉइल उसके लिए बना सकते हैं। कोहेजन लेस सॉइल के लिए आप करते हैं और कोहेसिव सॉइल के लिए भी आप इस मेथड का यूज करते हैं। इस फिगर को भी बनाइए, सारे वही फिगर्स हैं। ये एक्टिव जोन हुआ, ये पैसिव जोन हुआ, ये ड्रेज ड्रेज लेवल हो गया, ये पैसिव एरिया हो गया, ये एक्टिव एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो ये पैसिव जोन हुआ। One more numerical I just give you, you can complete it and write down a numerical. A cut of 5 meter wide, 10 meter deep to propose in a cohesion less deposit. Phi दिया है 30 डिग्री, C दिया है 0. Assuming the first row of strut to be located at 1 meter below the ground level and spacing between the strut is 1.5 meter. Calculate the maximum strut load. Assume horizontal spacing of strut is 3 meter. गामा आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो ये दिया है आपका, ये कट का फिगर होगा कि भाई इसकी एक डेप्थ है, इसकी एक हाइट है। विड्थ 5, हाइट h और सारी चीजें आपको गिवन है। इस पर्टिकुलर डीप और शैलो कट के लिए जो मैक्सिमम प्रेशर होता है बॉटम पे वो होता है 0.65 के गामा h। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस टाइप की सॉइल के लिए? क्ले डिपॉजिट के लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। कोहेजन लेस तो आपका मैक्सिमम प्रेशर एट बॉटम कितना होता है? 0.65 के गामा h। इसकी वैल्यू अलग अलग टाइप की मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अब एपरेंट अर्थ प्रेशर तो मैक्सिमम आपका इतना है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। के कैसे निकलेगा? 1 माइनस साइन 5 और 1 प्लस साइन 5। मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.65 के गामा एच। तो ये इतनी वैल्यू आपकी निकल आई। ठीक है, हाँ। अब इसमें फाइनली आपको मैक्सिमम स्ट्रेट लोड निकालने के लिए स्पेसिंग से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जितनी भी स्पेसिंग दी होगी आप उससे क्या कर देंगे? उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। So guys, you just complete this particular numerical and I am just finishing this my lecture today. आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको पहले भी कराया है, ये एग्जाम में आया हुआ है 10 मार्क्स का। इसकी वैल्यू आप कोहेजन लेस डिपॉजिट के लिए लिख लीजिए, 0.2 से 0.4 के बीच में लेते हैं। और ये आपने कैसी सॉइल ली है? यहाँ पे कोहेजन लेस, उसके लिए होती है 0.65 और कोहेसिव के लिए होती है 0.2 टू 0.4 के गामा एच। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप मैक्सिमम प्रेशर निकाल सकते हैं। थैंक यू।